हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक एक तरीके से, और अंतिम टॉपिक आप लोगों के लिए है भारतीय रियासतों का एकीकरण। और इसमें भी विशेष रूप से 3 रियासतें आप लोगों को पढ़नी है। कौन कौन सी? आपको बात करनी है जूनागढ़ रियासत के बारे में, आप लोगों को चर्चा करनी है हैदराबाद रियासत के बारे में, और हमें बात करनी है विशेष रूप से कश्मीर रियासत के बारे में कि किस प्रकार से इन 3 रियासतों का, थोड़ी सी हम लोग जोधपुर के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी डिस्प्यूटेड वाली चीज़ें थी। विशेष रूप से इन 3 रियासतों का किस प्रकार से भारतीय संघ में एक तरीके से विलय कर दिया गया। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों ने जो है माउंटबेटन योजना आपने अवश्य ही पढ़ा होगा। क्या थी माउंटबेटन योजना, क्या क्या चीजें थी इसमें, वो सारी की सारी चर्चा आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे हम लोग 3 जून की योजना भी कहते हैं, इस 3 जून की योजना के द्वारा जो है भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र देश एक तरीके से अस्तित्व में। बाद में जैसे हम लोग बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। यहीं पर रियासतों के लिए, चाहे मैं बात करूं माउंटबेटन योजना की या फिर मैं चर्चा करूं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, तो इन दोनों के दोनों अधिनियमों में आपने देखा होगा कि विशेष रूप से आप लोगों को वहां पर देखने को मिलता है कि रियासतों के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए थे। क्या क्या प्रावधान थे, किस प्रकार से प्रावधान थे और किस तरीके से चीजों को लागू किया गया, ये सारी की सारी बातें हम लोग चर्चा करने वाले। देखिए, ध्यान देना, क्या चीज विशेष रूप से जो हमारा मुख्य बिंदु जो है, मुख्य जो टॉपिक है वो भारतीय रियासतों का एकीकरण है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। किसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे? वस्तुतः थोड़ी सी जो है भारतीय 2 विशेष अधिनियम भारत में, एक तो हम लोग बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन योजना की और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम की। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय रियासतों का एकीकरण, भारतीय रियासतों का एकीकरण। ठीक है, मेन बिंदु हमारा ये है। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 चीजें बात करेंगे। एक, हम जूनागढ़ की बात करेंगे, आपके पाठ्यक्रम में यही दिया हुआ है, जूनागढ़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे हैदराबाद की, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे कश्मीर की। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे जोधपुर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोगों को माउंटबेटन योजना के मुख्य मुख्य बिंदु में आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं। वस्तुतः आपने इसको भारतीय संवैधानिक विकास में आपने इस बिंदु को पढ़ा होगा पॉलिटी के दृष्टिकोण से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ध्यान दीजिएगा कि वस्तुतः ये जो माउंटबेटन योजना है, ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, कब? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, और इसी योजना को हम लोग माउंटबेटन योजना या इसे हम लोग जो है 3 जून की योजना भी कहते हैं। अन्य नाम देखें, देखिएगा कब, तो 3/6/1947। किसने? तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन
लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा क्या चीज कि इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसे 3 जून की योजना, 3 जून की योजना भी कहा जाता है, योजना भी कहा जाता है, कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? 3 जून की योजना भी कहते हैं। क्या था? भारत के विभाजन के साथ में सत्ता की हस्तांतरण योजना। भारत के विभाजन के साथ, भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की गई, योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, क्या क्या बातें थी इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना में? देखो ध्यान देना। अब जो हमारे काम की चीजें हैं वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लिखने वाला वही हूं लेकिन बताऊंगा सारी। जैसे पहली बात करें हम लोग तो पंजाब और बंगाल में प्रांतीय विधानमंडल के 2 भाग होंगे। पहली चीज, पंजाब और बंगाल में प्रांतीय विधानमंडल के 2 भाग होंगे। एक में मुस्लिम बाहुल जिलों के और दूसरों में बाकी के जिलों में बाकी के प्रतिनिधि, दूसरे जिलों में बाकी जिलों के क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। ये बात रखी गई। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को यह तय करना था कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। ठीक है, आगे बात समझिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को यह तय करना था कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होंगे। विभाजन की स्थिति में 2 राज्यों व 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। पंजाब, बंगाल और असम, पंजाब, बंगाल और असम में विभाजन हेतु सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। यह प्रमुख बात थी, इसका पहला बिंदु। ठीक है, बात करते हैं दूसरे बिंदु की। तो दूसरे बिंदु में क्या था वो भी सुन लीजिएगा। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलट के जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह तय होना था कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। ध्यान रखना, विशेष 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 बात हो जाती है। कहां पर? एक तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, दूसरा असम और सिलट। क्या चीज? असम और सिलट के जो जिले हैं, असम का जो सिलट जिला था, इसमें जनमत संग्रह के द्वारा यह तय होना था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। ये इसका दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु क्या था? सिंध और बलूचिस्तान। क्या चीज? सिंध और बलूचिस्तान में प्रांतीय विधानमंडल को यह निर्णय सीधे तौर के ऊपर लेना था। ठीक है, चौथी चीज, देशी रियासतों के संदर्भ में, क्योंकि अब हम यहां पर बात करेंगे कि इसी 3 जून की योजना में ध्यान दीजिएगा, भारत की जो विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की गई, इस 3 जून की योजना में रियासतों के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो ध्यान रखना, मैं एक बिंदु लगा रहा हूं कि 3 जून की योजना में, 3 जून की योजना में, 3 जून की योजना में रियासतों से संबंधित प्रावधान, रियासतों से संबंधित प्रावधान क्या था? संबंधित प्रावधान क्या प्रावधान था उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, पहला बिंदु, क्या पहला बिंदु बनता है? देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, उन्हें एक ऑप्शन दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल होइए या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि देशी रियासतों
रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं। देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं। स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, उन्हें या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना होगा। पाक में शामिल होना होगा। या तो वो भारत के साथ जा सकते हैं या फिर वो किसके साथ जा सकते हैं, पाकिस्तान के साथ में शामिल था होना जरूरी है। स्वतंत्र अस्तित्व देशी किसी भी देशी रियासत का नहीं होएगा, ध्यान रखना। यहीं पर हैदराबाद ने पाकिस्तान में शामिल होने की मांगों को क्या कर दिया, हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन हैदराबाद की पाकिस्तान में शामिल होने की मांगों को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ध्यान रखना कि हैदराबाद की पाक में शामिल होने की मांग को, शामिल होने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। हैदराबाद रियासत और उसका निजाम ये चाहता था कि वो पाकिस्तान में शामिल हो, लेकिन इस मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है। अगला बिंदु उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए जी, हमने बात कर ली रियासतों से संबंधित क्या चीज थी, तो रियासत से संबंधित ये बात थी कि स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होगा, या तो भारत में शामिल हो या फिर किस में शामिल हो, पाकिस्तान में। हैदराबाद रियासत ऐसा चाहता था कि वो भारत में शामिल नहीं रह करके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। 3 जून की योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अगला 3 जून की योजना का अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या, अगला उसका बिंदु यह था कि 15 अगस्त 1947 के दिन, कब, 15 अगस्त 1947 को, मतलब ये योजना जब प्रस्तुत की गई तो वो 3 जून 1947 की बात है, और अगली जो चर्चा हो रही है उसमें 15 अगस्त की बात हो रही है। लगभग 72 डेज बाद, 72 दिन के बाद में भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना की अगला बिंदु था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होगी, किस बात की स्वतंत्रता होगी, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 जो राष्ट्र बनने वाले हैं उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि या तो वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकते हैं या फिर राष्ट्रमंडल को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग चर्चा करें राष्ट्रमंडल देशों की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे देश जहां पर ब्रिटेन सरकार का शासन रहा, राष्ट्रमंडल देश थे या अभी भी हैं, तो वो राष्ट्रमंडल का सदस्य या तो रह सकते हैं या फिर राष्ट्रमंडल वाली स्थिति से वो परे हट सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। ध्यान रखना कि डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर भारत और पाकिस्तान, डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर भारत और पाकिस्तान की 2 केंद्रीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने का सुझाव माउंटबेटन को सरदार पटेल और वीपी मेनन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका बन जाता है कि डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर भारत और पाकिस्तान की 2 केंद्रीय सरकारों को सत्ता हस्तांतरित करने का सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन को किसके द्वारा दिया गया, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन साहब ने इस प्रकार का सुझाव दिया था। किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। वहीं मौलाना आजाद की बात करें या पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, तो इन दोनों ने मिलकर के इस 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना का क्या किया था, विरोध किया था। क्या किया था, विरोध किया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति ने 12 जून को
और कांग्रेस महासमिति ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में बैठक की और बैठक करने के बाद में इस लॉर्ड माउंटबेटन योजना की क्या कर दी गई, पुष्टि कर दी गई थी। ये चीज भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे इसी की बात करते हैं तो कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत जी ने, किसने, गोविंद वल्लभ पंत जी ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है पेश किया था। ध्यान रखना, कांग्रेस महासमिति की बैठक में, कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था। 14 जून कांग्रेस कार्य समिति महासमिति की जो दिल्ली में जो बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा, ठीक है। और साथ में जो व्यक्ति थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। इन दोनों ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव, मौलाना आजाद ने जो है इस प्रस्ताव का क्या कर दिया था, समर्थन कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि मौलाना आजाद अब तक पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ विभाजन अर्थात माउंटबेटन योजना का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। वहीं सैफुद्दीन किचलू ने 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को एक बात कही, क्या बात कही, कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है ना। इस रूप में उन्होंने क्या किया, जो है इस चीज को प्रस्तुत किया। और इस बैठक में विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी क्या किया था, मत किया था। ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी ने एक बात कही, क्या बात कही, कि मैं मातृभूमि के विभाजन की पाकिस्तान की योजना का विरोध करता हूं। हमारी मातृभूमि को विभाजित या विभक्त नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही थी? जेबी कृपलानी ने। वही महात्मा गांधी ने एक बात कही कि यदि सारा भारत आग की लपटों में गिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बन सकता, विभाजन मेरे मृत शरीर के ऊपर ही होगा। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। दोस्तों ध्यान रखना कि इस माउंटबेटन योजना या फिर हम बात करें भारत के विभाजन की इस योजना को सबसे अंत में यदि किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया तो वो सबसे अंतिम व्यक्ति थे महात्मा गांधी। आगे बात समझ। जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने इस विभाजन को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इस विभाजन का क्या किया था, विरोध किया था। आगे बात समझ में क्लियर है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन का विरोध करते हुए एक बात कही, क्या बात कही थी, कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। हम लोग वस्तुतः ये राष्ट्रीय आंदोलन के चर्चा के दौरान ये सारी बातें वस्तुतः कर चुके। हम अभी बात कर रहे हैं भारतीय रियासतों को एकीकरण के संदर्भ में, तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना आपकी क्या हो जाती है, आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रियासतों के संदर्भ में कुछ चीजें उल्लेख किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि हमने जो अब तक राष्ट्रीय आंदोलन किया, इस राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस के नेतृत्व ने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है और विभाजन को उन्होंने विश्वासघाती पूर्ण कहा था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इसका मतलब एक तरीके से हम लोग बात करें तो मोटी मोटी जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है वो देखने को ये मिलती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने इस विभाजन का क्या किया है, विभाजन को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने सिर कटे और पतंगों द्वारा जर्जरीकृत पाकिस्तान, जिन्ना के शब्दों में ये बात है, को स्वीकार कर लिया था। मौलाना आजाद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अगर विभाजन स्वीकार कर लिया है तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। वहीं गोविंद वल्लभ पंत भी एक बात कहते हैं, हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना होगा। और वहीं सरदार पटेल ने एक बात कही कि यदि हमने विभाजन को स्वीकार नहीं किया तो भारत बहुत से टुकड़ों में बंट जाएगा, प्रत्येक दफ्तर में एक पाकिस्तान बन जाएगा। और नेहरू ने एक बात कही कि सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए वे सर कटवाने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार से एक तरीके से जो ये विभाजन की नींव रखी गई थी, ये जो है ध्यान रखिएगा विशेष रूप से
जो है 3 जून का माउंटबेटन योजना। ध्यान रखना, हिंदू महासभा ने भी 3 जुलाई 1947 को इस विभाजन के विरुद्ध जो है क्या मनाया था, काला दिवस मनाया था। आगे बात समझिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये जो विभाजन की आप जो बात हो रही है, विभाजन जो चाहते हैं, इसके लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी है, और वह व्यक्ति कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने जिन फैलाया किसका? जो है विभाजन का। आगे बात समझ में क्लियर है? तो वहीं चलिए थोड़ी सी बात कर, ये तो हमने बात कर ली किसकी? 3 जून की योजना, और 3 जून की योजना में रियासतों के संदर्भ में क्या चीज थी। चलिए बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। चलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में? तो देखो ध्यान रखना कि एक तो कब पारित हुआ, तो ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो क्या किया था? प्रस्तावित किया था। ध्यान रखिएगा कि कब प्रस्तावित हुआ, कब प्रस्तावित? तो 4 जुलाई 1947 को, 4/7/1947 को ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को क्या कर दिया? प्रस्तावित कर दिया था। एटली ने, प्रधानमंत्री एटली, इन एटली ने माउंटबेटन योजना के विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में और 16 जुलाई को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, प्रस्तुत की बात करें, प्रस्तुत कब किया गया? प्रस्तुत कब वे किसने? कब वे किसने? देखो प्रस्तावित 4 जुलाई को हुआ और प्रस्तुत कब हुआ है? तो ध्यान रखना कि एटली ने, प्रधानमंत्री एटली, कौन? पीएम एटली ने कब? एक तो 15 जुलाई 1947 को, कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की संसद। एटली ने 15 जुलाई, 15/7/1947 को, ठीक है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको प्रस्तावित किया। ठीक है। दूसरा, इसी एटली ने उसके नेक्स्ट डे मतलब 16 जुलाई को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बात समझ में। 18 जुलाई को यह हो गया प्रस्तावित, और प्रस्तावित होने के बाद में सम्राट के इसके ऊपर क्या कर दिए गए थे? हस्ताक्षर कर दिए गए। ठीक है, 16 जुलाई को, 16 जुलाई को कहां पर? लंदन सभा में, लंदन सभा में। और उसके 2 दिन बाद मतलब क्या? 18 जुलाई को, 18/7/1947 को, 18/7/1947 ईस्वी को क्या हो गया? सम्राट के हस्ताक्षर हो गए को इस प्रस्ताव पर, सम्राट के हस्ताक्षर हुए, सम्राट के हस्ताक्षर हो गए।
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस प्रकार से ये योजना प्रस्तुत की गई। ध्यान रखना कि वस्तुतः इस अधिनियम के द्वारा 3 जून 1947 की योजना को एक तरीके से वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। बात करें यदि इस अधिनियम 1947 की, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें कुल 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। चलिए उनमें से महत्वपूर्ण की हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक के ऊपर हमें रहना, विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे कि रियासतों के संदर्भ में क्या क्या चीजें थी। प्रमुख धाराओं की, और विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे रियासतों के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान किए गए थे इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। देखिए पहली चीज, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, और 15 अगस्त के बाद भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाएगा। पहला बिंदु, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को अपने राज्य के लिए कानून बनाने का पूरा क्या होएगा? अधिकार होएगा। ये बात इसमें बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से रख दी गई। भारत संघ में पाकिस्तान में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत शामिल होंगे। नंबर 3, पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल मतलब क्या? असम का सिलट जिला सहित सारी की सारी चीजें कहां पर शामिल होगी? पाकिस्तान में शामिल होगी। महामहिम की सरकार तथा भारतीय नरेशों के मध्य हुए सभी अनुबंध और संधियां क्या हो जाएगी? रद्द मानी जाएगी, और ब्रिटिश क्राउन की उपाधि से भारत सम्राट शब्द क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर दिया गया देशी रियासतों के संदर्भ में एक प्रावधान। क्या प्रावधान था? कि देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकती है, और देशी रियासतों से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो देशी रियासतों के संदर्भ में क्या बात थी, वो बात करते हैं। देशी रियासतों के संदर्भ में बात करते हैं क्या प्रावधान था। तो वही चीज थी, मैंने अभी आपको कहा कि एक तरीके से जो बात 3 जून वाले में कही गई थी, वही चीज एक तरीके से इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया। क्या चीज? कि देशी रियासतें भारत या पाकिस्तान, भारत या पाक, किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकती है। और देशी रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की
सर्वोच्चता समाप्त। सर्वोच्चता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया गया कि आपकी इच्छा है तो भारत में जाइए और आपकी इच्छा है तो कहां जाइए? पाकिस्तान में। देखिए, भारत सरकार अधिनियम आपने पढ़ा होगा 1935, ठीक है। इसके द्वारा इन दोनों राज्यों का शासन चलाया जाएगा। प्रत्येक राज्य नया संविधान नहीं, जब तक अपना प्रत्येक राज्य अपना नया संविधान नहीं बना लेता, आवश्यकता पड़ने पर इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रावधान भी वहां पर रखा गया। ध्यान रखना कि तत्कालीन भारत सचिव थे जिनका नाम था हर्बर्ट सैमुअल, ठीक है। इसने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को बिना युद्ध का शांति समझौता कहा है। हर्बर्ट सैमुअल ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को बिना युद्ध का शांति समझौता कहा। ये बात ध्यान रखिए। 14-15 अगस्त की आधी रात को भारत जो है क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को दिल्ली की संविधान निर्मात्री सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण पढ़ा और नियति के साथ वादा। भाषण कौन सा दिया था? ट्रस्टी विद डेंसिटी, नियति के साथ में वादा, ठीक है। तो मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर विश्व सो रहा था। उसी समय भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। ये कथन कहा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन, ठीक है, MS सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था। वस्तुतः किसने गाया था? सुब्बा लक्ष्मी ने, जन गण मन, ठीक है ना। अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। चलिए, खैर, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ध्यान रखना, ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ये बात एक व्यक्ति, इतिहासकार के.एम. पणिकर ने ये बात कही थी, ठीक है। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछना होगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं ब्रिटिश अंतिम जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत में रहे। अर्लोप लिस्टोवेल जो थे वो भारत के अंतिम राज्य सचिव थे। आपने पॉलिटी के दृष्टिकोण से इस चीज को पढ़ा होगा, ठीक है। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए थे। आगे बात समझ। पाकिस्तान की संविधान सभा ने 11 अगस्त 1947 को पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुन लिया था और 14 अगस्त को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर बन गए थे। आगे बात समझिए। अब बात करते हैं हमारे विशेष रूप से, देखिएगा, हम रियासत विभाग के रूप में बात करें तो 5 जुलाई 1947 को, कब? 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने भारतीय रियासत विभाग नामक एक नवीन विभाग का गठन किया, ठीक है। भारतीय रियासत विभाग, बात करते हैं नवीन इस सर्जित विभाग की, तो भारतीय रियासत विभाग, भारतीय रियासत विभाग, बात करते हैं गठन की, तो ध्यान दीजिएगा, कब? 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने इस नवीन विभाग का गठन किया। 5 जुलाई 5/7/1947 ईस्वी को भारत सरकार ने इस नवीन विभाग का गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना, नवीन विभाग का गठन किया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
कार्यभार किसको सौंपा गया, ध्यान रखें कि इसका कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा गया। इसका कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा गया। सरदार पटेल को सौंपा गया। ठीक है, आ गई बात समझ। तो कार्यभार किसको दिया गया, सरदार पटेल को। इस विभाग द्वारा सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों का एकीकरण किया। कार्य क्या करना था, मुख्य कार्य क्या है इसका, भारतीय रियासतों का एकीकरण। मुख्य कार्य क्या है इसका, तो भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारतीय रियासतों का एकीकरण। भारतीय रियासतों का एकीकरण करना। और ये कार्य सरदार पटेल से बढ़िया कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। ठीक है, इस विभाग के वस्तुतः सचिव कौन थे, वीपी मेनन। सचिव कौन थे, तो सचिव थे वीपी मेनन। सचिव वीपी मेनन। देखो ध्यान देना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मुख्य कार्य क्या है, भारतीय रियासतों का एकीकरण करना। भारतीय रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है, तो कौन कौन सी, जैसे हमने बात की हैदराबाद की, किसकी बात की, हैदराबाद की। ठीक है, तो हैदराबाद चाहता ही नहीं था कि भारत में रहे, हैदराबाद तो स्वयं चाहता था कि पाकिस्तान में जाए। ठीक है, अब ये सरदार पटेल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि किस प्रकार से इन रियासतों को भारत में रखा जाए। जैसे हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे जोधपुर की भी। ठीक है, तो ध्यान देना, तो हैदराबाद रियासत का वस्तुतः विलय किया गया। और इस विलय के लिए ऑपरेशन पोलो, क्या चीज, कौन सा ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में मेजर जनरल JN चौधरी के द्वारा जो है हैदराबाद रियासत का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे उनका नाम था उस्मान अली खान, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद का विलय, किसका विलय, हैदराबाद का विलय। इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। ठीक है, कब किया गया, तो सितंबर 1948, 1948 ईस्वी। मेजर JN चौधरी द्वारा
JN चौधरी द्वारा। बताता हूं आपको इसकी थोड़ी सी कुछ पटकथा। सुनिएगा, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पोलो के तहत। कब किया गया? सितंबर 1948 में। किसके द्वारा? मेजर JN चौधरी के द्वारा। देखो, बात करें तो सभी रियासतों में सबसे बड़ी और सबसे समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को क्या करती थी? कवर करती थी। इस रियासत में वस्तुतः ज्यादातर जो जनसंख्या जो थी, वो जनसंख्या हिंदुओं की थी, और इन हिंदुओं के ऊपर एक मुस्लिम शासक जिसका नाम मीर उस्मान अली, ध्यान रखना, शासक कौन था? मीर उस्मान अली, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक, या जहां क्या कहा जाता था? निजाम। पूछा जा सकता है, मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली, व्यक्ति का नाम क्या है? मीर उस्मान अली, व्यक्ति का नाम क्या है? मीर उस्मान अली। आगे बात समझ में। और ये मीर उस्मान अली चाहता था, उसने कहा कि स्वतंत्र राज्य चाहता हूं मैं, ठीक है। भारत में शामिल होने से इसने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया, और इसने स्वतंत्र राज्य की क्या करी थी? मांग करी थी। ध्यान रखना कि इसने भारत में शामिल होने से इनकार किया, शामिल होने से इनकार किया, तथा एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, स्वतंत्र राज्य की मांग की। आगे बात समझ में, किसकी मांग की गई? स्वतंत्र राज्य की मांग कर दी गई इसके द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अंतिम निजाम पूछा जा सकता है, तो क्या होएगा? अंतिम निजाम का नाम मीर उस्मान अली। क्या चीज? मीर उस्मान अली, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत का अंतिम निजाम कौन था? तो मीर उस्मान अली। क्या किया इसने? स्वतंत्र राज्य की मांग की, भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं जिन्ना ने निजाम इस मीर उस्मान अली को मदद करने का क्या दिया था? आश्वासन दिया, और इस प्रकार से हैदराबाद को लेकर के बहुत ज्यादा उलझने बढ़ गई थी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सरदार पटेल, अब यहां पर मुख्य जो मुद्दा आया सामने, व्यक्ति आए कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल और अन्य मध्यस्थों ने के निवेदन हो रहे थे। इन निवेदन और धमकियों का निजाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, धमकियां देने प्रारंभ कर दी थी। उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। निजाम जो है लगातार यूरोप से क्या खरीद रहा था? हथियार खरीद रहा था। अब स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो गई थी स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो गई थी। वहीं जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदात प्रारंभ कर दी, उसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। ध्यान रखिएगा कि सशस्त्र विद्रोह होने पर 13 सितंबर 1947 को ऑपरेशन पोलो के तहत
भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद भेजा गया। आगे बात समझ क्लियर है? ठीक है। 4 दिन तक सशस्त्र संघर्ष चला और अंत में हैदराबाद जो है भारत का क्या बन गया था? अभिन्न अंग बन गया। लगभग 17 सितंबर को निजाम ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया और उसे पुरस्कृत करते हुए निजाम को फिर हैदराबाद राज्य का क्या बना दिया गया था? गवर्नर बना दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 17 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने आत्मसमर्पण निजाम को हैदराबाद का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं जूनागढ़ रियासत की। जूनागढ़ का एकीकरण। जूनागढ़ का एकीकरण देखिए, गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ये रियासत थी और 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई। और इस जूनागढ़ की भी वस्तुतः अधिकांश जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी और इसका राजा भी जो था वो मुस्लिम था। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया था। देखो ध्यान रखना, जूनागढ़ कहां? तो गुजरात में दक्षिणी पश्चिम में, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित रियासत, दक्षिण पश्चिम में स्थित रियासत। हिंदू बहुसंख्यक थी, ध्यान रखना, हिंदू बहुसंख्यक। क्लियर बात? शासक की बात करते हैं। तो मोहम्मद महाबत खान जी, महाबत खान जी मुस्लिम शासक था। पंद्रह सितंबर 1947 ईस्वी को इसने पाकिस्तान में, इसने पाक में शामिल होने, पाक में
शामिल होने का फैसला किया। पाक में शामिल होने क्या कर लिया था, फैसला किया। क्या चीज, क्या तर्क दिया इसने? तर्क दिया कि जूनागढ़ जो है वो जूनागढ़ समुद्र के द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि इसने तर्क क्या दिया कि जूनागढ़ समुद्र के माध्यम से पाक से जुड़ा हुआ है, पाक से जुड़ा हुआ है। आगे बात समझ, क्लियर है? पाक से जुड़ा हुआ, ये तर्क दिया इसने, ठीक है। दो राज्यों के शासक मंगरोल और बाबरियावाड़, मंगरोल और बाबरीवाड़ जो कि जूनागढ़ के अधीन थे, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्र और भारत में शामिल होने की बात कही थी। ध्यान रखना कि मंगरोल, जूनागढ़ के दो राज्य, जूनागढ़ के दो राज्य, जूनागढ़ के दो राज्य कौन कौन से? तो मंगरोल व बाबरियावाड़। ने जूनागढ़ से स्वतंत्र होकर भारत में शामिल होने की बात कही, ठीक है। आगे बात समझ, ये दो राज्य ऐसे थे, एक तो मंगरोल और दूसरा बाबरीवाड़। ये वस्तुतः जूनागढ़ के अधीन थे और ये चाहते थे कि भारत में शामिल हो। कहां पे शामिल हो? भारत में शामिल हो। अब जब ये बात, ये सूचना पता चलती है नवाब को, तो इसकी प्रतिक्रिया में नवाब ने सेना का प्रयोग किया और सेना का प्रयोग करने के साथ ही साथ दोनों राज्यों के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से क्या मांगी थी? मदद मांगी। आ गई बात समझ में? नवाब ने सेना भेज के अधिकार कर लिया। नवाब ने सेना के बल पर, सेना भेज इन राज्यों को जीता। आगे बात समझ। और उसी स्थिति में इन दोनों राज्यों ने वस्तुतः भारत सरकार से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। अब भारत सरकार ये जानती थी कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में शामिल होने की यदि उसको अनुमति दे दी गई तो वहां पर बहुत बुरी तरीके से सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखना कि बहुसंख्यक हिंदू राज्य था, लगभग 80% हिंदू और 20% वहां पर मुसलमान थे, तो इस फैसले को स्वीकार करेंगे नहीं और इस स्थिति में सांप्रदायिक हिंसा बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, इस कारण जो है भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे का जो है समाधान का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट बनता आपका, भारत सरकार ने जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से विलय का प्रस्ताव पारित किया, विलय का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी रियासत के लिए जनमत संग्रह। ठीक है, आगे भैया समझ में क्लियर है।
वहीं भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की जो आपूर्ति थी उसके ऊपर रोक लगा दी। जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को 7 नवंबर 1947 को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और सर्वसम्मति से जो है भारत में इसका विलय हो गया। ठीक है, फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 ईस्वी में जनमत संग्रह किया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के आधार पर और जूनागढ़ जो है वो भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ जो है भारत में शामिल हुआ, भारत में शामिल हो गया। ठीक है, तो 2 रियासतों के बारे में हमने बात कर ली। अंतिम बिंदु हम लोग डिस्कस करेंगे चलिए जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं कश्मीर की। अब देखो 2 रियासतें हमने ऐसी बात की जहां पर वस्तुतः हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ना, और शासक जो है वो मुस्लिम है। अब हम ऐसी बात करने वाले हैं जो कि उल्टा है, इसका विपरीत है। विपरीत है, कैसे है विपरीत? विपरीत ऐसे है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और राजा क्या है? हिंदू है। क्या चीज ध्यान रखना कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, बाहुल्य क्षेत्र था, परंतु राजा तो जो था, राजा कौन है? हिंदू है। राजा क्या है? हिंदू है। आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान रखना, राजा था हरि सिंह। इस हरि सिंह ने ना तो भारत में, हरि सिंह जो है चाहता था कि न तो भारत में शामिल हो और न ही पाकिस्तान में शामिल हो। आगे बात समझ क्लियर है? तो राजा कौन थे? राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। क्या मत था इसका? ना तो भारत, ना तो भारत व न ही पाक में शामिल, पाक में शामिल होना चाहता था। ध्यान रखना, न तो भारत और न ही पाकिस्तान। ठीक है, ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान। ठीक है, आगे बात समझ में? ना तो वो चाहता था कि भारत में शामिल हो और ना ही वो चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो। आगे 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र के ऊपर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। 26 अक्टूबर, माफ करना, सितंबर नहीं, अक्टूबर जो है इसने विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। परंतु 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने विलय पत्र के ऊपर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब किए? 26 अक्टूबर को। ठीक है, मार्च 1948 में महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम सरकार की घोषणा की और जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को बनाया गया। 1951 ईस्वी में संविधान सभा निर्वाचित हुई और 31 अक्टूबर 1951 को पहली बार इसकी क्या की गई? बैठक की गई। सन 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। तो एक बात लिख रहा हूं मैं, क्या बात लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, यही चीज है। क्या अक्टूबर में राज्य संविधान सभा, माफ करना, 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई और 31 अक्टूबर 1951 को जो है इसकी क्या हुई थी? बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा,
1951 में क्या चीज? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, विधानसभा क्या चीज? राज्य विधानसभा निर्वाचित हुई। ठीक है, राज्य जो है विधानसभा क्या की गई? निर्वाचित की गई। ठीक है, और 31 अक्टूबर 1951 को प्रथम बैठक हुई, इसकी प्रथम बैठक हुई। आ गई बात समझ? क्लियर है। और वहीं सन 1942 में दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता, कौन सा? दिल्ली समझौता 1952, ध्यान रखना, कौन सा? दिल्ली समझौता 1952। ठीक है, इसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नाइनटीन 1954 J&K संविधान द्वारा भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत क्या चीज? धारा 3 के तहत जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। ये प्रावधान किया गया, हमेशा रहेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें की गई। ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश जारी किया गया था 2019 की, जिसमें क्या उद्घोषणा कि जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भी भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। देखो ध्यान रखना, बात करते हैं थोड़ी सी, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात बता देता हूँ। जोधपुर रियासत राजपूत रियासत हुआ करती थी और राजा जो थे वो हिंदू राजा हुआ करते थे। ज्यादातर जनसंख्या हिंदू थी। असाधारण रूप से पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। राजा थे यहाँ के जिनका नाम था हनुमंत सिंह। क्या नाम था? हनुमंत सिंह। इन्होंने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगती है और रियासत के साथ सीमा लगती है तो पाकिस्तान के साथ व्यापार यदि वो करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इस जिन्ना ने
हनुमंत सिंह को अपनी सभी मांगों के लिए सूचीबद्ध करके हस्ताक्षर किया हुआ खाली पेपर दे दिया था कि आ जा। आगे बात समझ क्लियर है। तो इस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया था और पर्याप्त लाभों का और प्रस्तावों का विश्वास दिलाया। पटेल ने हनुमंत सिंह जी को आश्वस्त कर दिया कि हथियारों की आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को जो है वस्तुतः काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति की जाएगी। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह ने विलय पत्र के ऊपर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे और जोधपुर रियासत का भी भारतीय राज्य में एक तरीके से क्या हो गया था, अधिकरण हो गया था। खैर, तो ये हमने बात कर ली एक तरीके से आपके पाठ्यक्रम की। तो भारतीय इतिहास ये जो आपका पाठ्यक्रम रहा, इस पाठ्यक्रम का इसी के साथ आपका समापन हो रहा है। ठीक है, मैंने प्रयास हमेशा दोस्तों ये किया है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ ट्रिक्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी रोचक हो सकता है उस रोचकता के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाए और उसी के माध्यम से आपको चीज़ें तुरंत प्रभाव से कक्ष में ही याद करवाने का प्रयास किया। मेरे द्वारा यदि कोई भी त्रुटि रही हो किसी भी चीज़ की तो मैं उसके लिए आपको हृदय से जो है माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है भाई इंसान हूँ, कोई भगवान तो हूँ नहीं। ठीक है, हो सकता है कि कोई त्रुटि रह गई हो। ज़्यादातर प्रयास मैंने 99.99% यही प्रयास किया है कि आपके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया तुच्छ छोटा सा ये ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश लेकर के आए। आपने अपने जीवन में जितने भी स्वप्न देखे ये सारे के सारे आपके स्वप्न पूरे हों और अपनी जितनी भी इच्छाएं वो सारी आप इच्छाएं पूर्ण करें। ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे, यही मेरी जो है आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।